हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस ट्रेनर। आज हम करते हैं मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 10, जिसमें चैप्टर का नेम है परीक्षा। इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। पार्ट 10 परीक्षा। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। चलिए पढ़ते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। इसमें क्या बताया गया है? जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए थे, मतलब वो बूढ़े हो गए थे, तो परमात्मा की याद आई थी उन्हें। फिर उन्होंने जाकर महाराज से विनय की, मतलब विनय का मतलब हाथ जोड़े कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की थी। मतलब जो दीनबंधु थे, जो दास थे उनके श्रीमान, तो उनकी सेवा कितने वर्ष तक की थी? 40 साल तक की थी। कितने साल तक? 40 साल तक। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। वो बोल रहे हैं अब मेरी भी अवस्था ढल गई है। राज का संभालने की शक्ति नहीं है उनमें। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। सारी जिंदगी की नेक कामी मिट्टी में मिल जाए। तो वो ऐसा बता रहे हैं, अगर मैं मतलब वो बूढ़े हो गए हैं तो वो बता रहे हैं अगर मुझसे कुछ गलती वगैरह हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, मुझे क्षमा कर देना। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। फिर वो बोल रहे हैं राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। मतलब जब राजा साहब जो थे उन्होंने अपने अनुभवशील से ही, मतलब अपने अनुभव लगा कर ही नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। वो आदर करते थे उनका बड़ा ही ज़्यादा, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा समझाया उनको। लेकिन जब दीवान साहब जो थे उन्होंने उनकी ना सुनी, एक भी बात नहीं मानी, तो हार कर उनकी प्रार्थना उन्हें स्वीकार कर ली। पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए एक नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा, मतलब उन्हीं को ही खोजना पड़ेगा। उन्होंने यह शर्त लगाई थी। आगे और पढ़ते हैं। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाकिनी के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का काम, परंतु कर्तव्य का अधिकार विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे।
तो उन्होंने बोला कि दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है उन्हें। तो फिर उन्होंने कहा कि जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझेगा, मतलब जो भी सज्जन होगा वो इस पद पर अपने योग्य समझेगा उनको, वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों, मतलब उनकी सेवा के लिए उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट ही हो, जरूरी नहीं है वो ग्रेजुएट हो, वो कुछ भी हो सकता है, मगर हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है, मतलब एकदम शक्तिशाली, जैसे कि होता है ना मोटा ताजा, ये होना आवश्यक है। मंदाकिनी के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी, मतलब उनकी देखभाल वगैरह ऐसे की जाएगी। विद्या का काम परंतु कर्तव्य का अधिकार विचार किया जाएगा, उनका कर्तव्य का अधिकार विचार किया जाएगा और उनका विद्या का काम भी किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में मतलब पूरे ही उतरेंगे, अपने जो उन्होंने एक परीक्षा करवाई थी ना, तो उसमें पूरे उतरेंगे, वे उस उच्च पद पर सुशोभित होंगे अच्छे से। वो अगर इस शर्त को जीत लेंगे तो वो उसी पद पर ही बैठ जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। 2 इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन एमामे, चोंगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका सकता है। इसमें बोला गया है इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया, मतलब विज्ञापन मतलब इस जो प्रतियोगिता हो रही थी इसमें सारे शहर में तहलका मच गया। लेकिन ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं थी, ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं थी, लेकिन नसीब का खेल था। जिसका नसीब है वो इस पद पर हो जाए, जिसका नसीब है वो नहीं हो। लेकिन सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। नसीब का खेल है, सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए खड़े हुए, ये तो पढ़ लिया हमने। फिर इसमें बोलता है कि देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। मतलब देवगढ़ में जो हमने आज तक वो आदमी नहीं देखे इस उसमें गांव में, तो वो नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। फिर प्रत्येक रेलगाड़ी उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता हुआ आ रहा था, और कोई पंजाब से चला आ रहा था तो कोई मद्रास से चला हुआ आ रहा था। फिर कोई नए फैशन का प्रेमी था तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन एमामे, चोंगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। मतलब दूर दूर से लोग आ रहे थे, इस बोला ना तहलका मच गया, तो दूर दूर से लोग आ रहे थे इस परीक्षा के। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएट करे हुए थे सबसे ज्यादा लोग उसमें, क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे।
आजकल वे बगीचे में टहलते हुए ऊषा का दर्शन करते थे। मिस्टर दा सा और जा, मिस्टर दा सा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना। मालूम देवता था, मतलब मालूम सा ही देवता था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। इसमें बोला है कि सरदार जो सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आधार सत्कार का बड़ा आचार प्रबंध कर दिया था, ठीक है। लेकिन हर एक मनुष्य अपने जीवन का कोई अपनी बुद्धि के अनुसार था, तो अपने अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। मतलब हर एक मनुष्य अपनी बुद्धि को अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था, भले ही उसकी मतलब वो कुछ और चीज़ों में होशियार हो, उस परीक्षा के लिए ना हो, लेकिन वो अपनी बुद्धि को अच्छे रूप में दिखाने के लिए कोशिश कर रहा था बार बार। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे, जो था मिस्टर आ मतलब जो भी आए थे, और आजकल भी बगीचे में टहलते हुए ऊषा का दर्शन करते थे। जो मिस्टर दा सा और जा थे वो उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, ठीक है। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मतलब ये मतलब आजकल के जो सज्जन आजकल आप और जनाब जो भी थे वे नौकरों के बगैर बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर जो ला था वो किताब से घृणा थी, मतलब वो किताब से बहुत ही ज़्यादा ऐसे कर रहा था जैसे कि छी, मतलब उसको किताब अच्छी नहीं लगती थी। परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे, मतलब ग्रंथ देखने में पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना। मालूम देवता था, मतलब मालूम सा ऐसे ही देवता था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, मतलब ये बस एक ही महीने का झंझट है, लोग ऐसे ऐसे बोलते थे। किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है, ये बोला गया। आगे पढ़ते हैं। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। मतलब लेकिन जो मनुष्य का वह जो बूढ़ा जोहरी था वो आड़ में मतलब बैठा हुआ, भीड़ में बैठा हुआ उनको देख रहा था कि बगुलों में हंस कहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पैराग्राफ। एक दिन नए फैशन वालों को सूची की आपस में हॉकी का खेल हो जाए, यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। मतलब एक दिन फैशन वालों को सूची की आपस में हॉकी खेलने के लिए, मतलब उनसे बोला गया कि आपस में हॉकी खेलेंगे फैशन वालों को। यह प्रस्ताव हॉकी, तो एक दिन फैशन वाली, ये तो मैंने बता दिया था कि हॉकी का खेल हो रहा था। फिर इस प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए,
खिलाड़ियों ने पेश किया, हॉकी वगैरह। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। सही बात, ये एक आखिर में विद्या है, हम इसे क्यों छिपाएं। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। सही बात, लेकिन चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी थी। फिर इसमें बोला गया है, रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। मतलब जो रियासत देवगढ़ के जो थे, यह खेल बिल्कुल निराली बात थी उनके लिए, मतलब बिल्कुल ही ऐसी आम बात थी। पढ़े लिखे मतलब भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। जो पढ़े लिखे थे तो वो ये खेल खेलते थे। दौड़ खून के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। मतलब उनके लिए दौड़ खून के खेल जो थे वो बच्चों के खेल समझे जाते कि ये तो बच्चे के खेल हैं। फिर इसमें खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। मतलब खेल बड़े उत्साह से हो रहा था, मतलब बहुत ही हंसी मजाक से हो रहा था। धावे के जो लोग थे, जब वे गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा लगता था उन्हें जैसे कि जान पड़ता था, उनको जाना पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है उनकी तरफ। मतलब जब कोई गेंद कहीं और चली जाती तो उनको ये लेने जाना पड़ता था, लेकिन वो समझते कोई लहर चली आ रही है उनकी तरफ, भाग कर जाते थे ना, इसलिए। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है, ऐसे रोक लेते थे वो दूसरी तरफ के खिलाड़ी। संध्या तक यही धूमधाम रही, मतलब शाम तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, मतलब पसीने से ऐसे लग रहा था नहा रहे थे। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। खून की जो गर्मी थी वो आंख और चेहरे से मतलब झलक रही थी। उनके चेहरे वगैरह लाल हो गए थे, आंख वगैरह लाल हो गई थी। ऐसे हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय फिर भी नहीं निकला था। हार जीत का निर्णय अभी तक नहीं आया था। तो अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। बड़ी आपत्ति में
फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। मतलब अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, मतलब मैदान से दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था, मतलब पुल वगैरह कुछ नहीं था। तो पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। तो खेल अभी बंद ही हुआ था उन लोगों का, खिलाड़ियों का, लेकिन और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे वहीं पर ही कि एक किसान अनजान से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। मतलब एक किसान था, उसी नाली में अपनी अनाज से भरी हुई एक गाड़ी लिए हुए आया था। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ थी और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि वो चढ़ नहीं पा रही थी, ऊपर ना चढ़ सकती थी। लेकिन कभी बैलों को वो मतलब ललकारता, मतलब उसे मारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ इतना था कि बैल भी कमजोर, मतलब बैल कमजोर हो गई थी, लेकिन गाड़ी ऊपर को ना जा रही थी। चढ़ती भी तो कैसे, क्योंकि उस पर इतना सारा बोझ था तो वो चढ़ ही नहीं पाई थी, और एक तो वो ऊपर की तरफ थी और फिर कीचड़ भी थी नाले में, तो वो कैसे चढ़ जाती बताओ। फिर उसने क्या करा, बार बार जोर लगाता और बार बार झुल्लाकर, मतलब झुंझलाकर बैलों को मारता। फिर लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ना लेती, मतलब आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती। बेचारा इधर उधर देखता और मतलब कोई उसकी सहायता करने के लिए आ जाए, लेकिन नजर ना आता कोई भी। गाड़ी को अकेले छोड़कर वह जा भी तो नहीं सकता अकेला कहीं भी, क्योंकि उस पे माल वगैरह था कुछ, उसका बड़ी आपत्ति थी, मतलब बड़ी मुसीबत में वो फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ियों हाथों में, खिलाड़ी जो थे वो हाथों में डंडे लिए घूमते घूमते उधर से निकले, आ रहे थे उधर से ही। फिर किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति ना थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और बतला मतलब वात्सल्य का नाम भी ना था। मतलब किसान ने उनकी तरफ देखा और मतलब उनकी आंखों की भी तरफ देखा, परंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनको अपनी सहायता करने के लिए बुला ले, लेकिन उसने नहीं बुलाया। खिलाड़ियों ने भी उसको देखकर मतलब अपनी बंद आंखों से, जिनमें की सहानुभूति, कुछ भी सहानुभूति वगैरह नहीं थी, उन्होंने उसकी भी मदद नहीं करी किसान की। लेकिन उनमें ना तो उन्होंने स्वार्थ था, ना मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था, तो उन्होंने उसकी मदद ही नहीं करी, फिर क्या ही करें। अब पढ़ते हैं पैराग्राफ 4। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। फिर किसान ने देखा एक गड़े हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है।
तो वहां पर क्या था, किसान, यहाँ से हम, हाँ यहाँ से, लेकिन उसी समूह में एक मनुष्य था, ठीक है, मतलब उसी जगह पर एक मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी, साहस था। लेकिन आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लेकिन वो लगड़ाता हुआ आ रहा था, धीरे धीरे चलकर आ रहा था। तो उसकी निगाह उस गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया और उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें उसे समझ में आ गई। लेकिन उसने डंडा एक किनारे पर रखा और कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। उसने कितनी, मतलब उसके हृदय था, शास्त्र, मतलब उसने उसकी मदद भी कर दी, कितना अच्छा लड़का था। किसान ने देखा कि एक बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। उसने झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए, मतलब उसने बोला कि मुझे मालूम है तुम यहाँ पर बहुत ही देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मतलब उसने बोला तुम गाड़ी पर जाओ, बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, फिर अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। उसने ऐसा बोला, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंद गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी, मतलब किसान जो था उसने गाड़ी पर बैठ गया, ठीक है। फिर युवक ने पहिए को जोर लगाया और उसको उकसाया। फिर कीचड़ भी बहुत ज्यादा थी, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया उसका, मतलब इतनी ज्यादा कीचड़ थी, इतना ज्यादा वो दम लगा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी बिल्कुल भी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकार कर, बैलों को सहारा मिला, मतलब उसको ललकारा, फिर बैलों को भी सहारा मिल गया, हिम्मत बंद गई और उसने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। फिर गाड़ी किसके ऊपर, नाले के ऊपर आ गई थी। आगे पढ़ते हैं। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। उसने कहा कि किसान युवक के सामने उसने हाथ जोड़े और बोला कि किसान है नहीं, और वो बोला कि खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं सारी रात यहीं पर बैठा रहता। तो युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण, चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। तो मतलब उसने हंसकर बोला कि अब आप मुझे कुछ इनाम देते हो। तो गंभीर जो किसान था, गंभीर भाव से उसने बोला कि नारायण चाहेंगे तो आपको दीवानी आपको ही मिलेगी। फिर युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेश हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में पैटने से ही मोती मिलता है। तो मतलब युवक ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसने बोला कि मतलब उसे संदेश हुआ, उसे शक हुआ, तो मतलब ये सुजान सिंह तो नहीं है। फिर आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा तो वही है, लेकिन किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद दिल के संदेश को भाप गया। तो मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ 5। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा।
उम्मीद दरबार लोग प्रथा काल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। उसने बोला कि निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ गया है नहीं, मतलब उसी दिन 5वें पैराग्राफ में उन्होंने बोला कि निदान का महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ गया। उम्मीद दरबार लोग प्रातः काल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे, मतलब बहुत ही ज्यादा वो थे उत्सुक। तो दिन काटना पहाड़ हो गया। तो प्रत्येक के चेहरे पर आशा थी और किसी के चेहरे पर निराशा थी। रंग आते थे, तो नहीं मालूम आज किसके नसीब जाएंगे, मतलब किसके नसीब में यह पद मिलेगा, किसके नसीब में नहीं, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। तो ये सब ऐसे बोल रहे थे। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़ लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीद दरबार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। मतलब वहां पर सब लोग बैठे हुए थे। कहाँ तक पढ़ लिया था कि संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। ठीक है, शाम को राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और जो भी वगैरह थे वो लोग वहां पर आए। राज्य के कर्मचारी और दरबारी दीवानी मतलब उम्मीद दरबारों का समूह रंग बिरंगे सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। वो सब वहां पर आ बैठे। उम्मीद दरबारों के कलेजे धड़क मतलब जोर से धड़क रहे थे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीद दरबार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया, वो बोल रहे हैं कि मैंने जो आप लोगों को कष्ट दिया उसके लिए मुझे माफ करो। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल हो। जिसने उसकी मदद करी वही बनाना, क्योंकि उसके हृदय में दया साहस ये सब था। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया, उन्हें ऐसा पुरुष मिल गया जैसा वो चाहते थे। फिर ऐसे गुण वाले संसार में कम है, अगर जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। उन्होंने उसको बधाई दी जिसको ये पद मिला, जो उनका नाम था पंडित जानकीनाथ सा। उनको दीवानी पाने पर बधाई दी थी। ठीक है, फिर रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीद दरबार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने
फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सतावेगा, उसका संकल्प दृढ़ है और जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद कर रहा है, उनको मतलब उसकी भरी हुई गरीब किसान है, उसकी भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस है, आत्मबल और उदारता का वास है, तो वही आदमी मेरी सेवा कर सकता है ना। तो उसी को ही दीवानियत मिल गई थी। तो बता रहे कि ऐसा आदमी हर किसी को नहीं मिलता, उसको परखने की जरूरत होती है। तो आपको भी सोच समझकर ऐसा देखना चाहिए। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा वो। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। अब हम पढ़ते हैं लेखक से परिचय। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, उनकी अनेक कहानियां जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।